हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। चैप्टर सहकारिता के सिद्धांत। पॉइंट हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन प्रिंसिपल। सहकारी सिद्धांतों का इतिहास। सहकारिता के सिद्धांतों का इतिहास बहुत पुराना है। सहकारी सिद्धांतों के बारे में अनेक विद्वानों में अनेक प्रकार के मतभेद है। इसलिए प्रोफेसर गॉडगिल ने कहा है कि सामान्य प्रमाणिक सिद्धांतों की व्याख्या व उनके प्रयोगों के संबंध में विचारों में पर्याप्त भिन्नता है। यह बात सहकारी सिद्धांतों पर भी लागू होती है। वास्तव में सहकारी विचारधारा के विस्तार के साथ साथ इसके सिद्धांतों में भी समय समय के आधार पर कुछ परिवर्तन देखने को मिले। सर्वप्रथम 21 दिसंबर 1844 में रॉकडेल के 28 बुनकरों ने जो सहकारी आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं, एक सहकारी उपभोक्ता भंडार प्रारंभ किया था। उन्होंने सर्वप्रथम सहकारी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। अपने उपभोक्ता भंडार के कुशल प्रबंध संचालन के लिए आधारभूत व्यापारिक पद्धतियों, जिन्हें बाद में सिद्धांत के रूप में माना गया, पर लगातार 2 वर्ष तक विचार विमर्श करने के बाद रॉकडेल के इन बुनकरों ने कुछ आदर्श स्थापित किए, जिन्हें सहकारी जगत में सहकारिता के प्रथम सिद्धांत माना जाता है। ये सिद्धांत इस प्रकार से हैं, जैसे नंबर 1 प्रजातांत्रिक नियंत्रण, नंबर 2 खुली सदस्यता, नंबर 3 पूंजी पर निश्चित ब्याज, 4 क्रय पर लाभांश, 5 नकद व्यापार, 6 शुद्ध व मिश्रित पदार्थों की पूर्ति, नंबर 7 शिक्षा की व्यवस्था, नंबर 8 धार्मिक तथा राजनीतिक तटस्थता। ये सहकारी आंदोलन के प्रारंभिक व आधारभूत मूल सिद्धांत माने जाते हैं। इन सिद्धांतों को विश्व में सफलता मिली और इनसे सहकारी आंदोलन का विकास हुआ। 1862 में जर्मनी के विख्यात सहकारी आंदोलन के प्रणेता रैफिसियन ने ग्रामीण कृषि साख आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने ग्रामीण कृषि साख समितियों को सफल बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत बहुत कुछ रॉकडेल सिद्धांतों से मिलते जुलते बताए जाते हैं। नंबर 1 राज्य की सहायता में आत्म सहायता, नंबर 2 सीमित कार्य क्षेत्र, नंबर 3 लाभ का अविभाजन संचय में हस्तांतरण, नंबर 4 असीमित दायित्व, नंबर 5 अंशों के अभिदान के बिना सदस्यता, नंबर 6 सीमित व्यावसायिक सदस्य तथा नंबर 7 सेवा भाव से कार्य करना। ये सिद्धांत ग्रामीण सहकारी साख व्यवस्था की दृष्टि से निश्चित किए गए थे। जर्मनी के ही सुलजे डेलिस ने भी कुछ सिद्धांत प्रतिपादन किए। सुलजे डेल्सी ने सहकारी सिद्धांत आंदोलन का सूत्रपात किया। इसके सफल संचालन के लिए सुलजे डेलिस ने कुछ सिद्धांत बताए, जैसे नंबर 1 है बाहरी सहायता के बिना आत्म सहायता, नंबर 2 अधिक विस्तृत क्षेत्र, नंबर 3 काम के अनुपात में विभाजन, नंबर 4 पूंजी पर ऊंची दर से ब्याज, नंबर 5 सीमित दायित्व, नंबर 6 व्यापार में विशिष्टीकरण व नंबर 7 लाभ के 10% का संचय कोष में होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सुलजे डेलिस के सिद्धांत थे। उसके बाद आता है हमारे पास में नेक्स्ट सहकारी आंदोलन के इन सिद्धांतों ने विश्व में सहकारी आंदोलन का विस्तार किया। कुछ देशों ने परिस्थितिवश व इन सिद्धांतों में सामान्य परिवर्तन किए, लेकिन रॉकडेल के सिद्धांतों का विश्व में सर्वप्रथम बोलबाला रहा।
इन सिद्धांतों को फ्रांस की औद्योगिक सहकारिता, जर्मनी की डेयरी सहकारिता, इजराइल की कृषि सहकारिता व एशिया देशों की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों ने खुले दिमाग से अपनाया। इस प्रकार ये सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाने लगे। आगे चलकर सहकारी सिद्धांतों के बारे में विभिन्न तर्क वितर्क, संगोष्ठियाँ एवं आलोचनाओं का भी श्री गणेश होने लगा। वर्ष 1921 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलियंस ने रॉकडेल सिद्धांतों को स्वीकार किया। इस संघ की सदस्यता के लिए रॉकडेल के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य घोषित किया गया। इसी संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ ICA ने इन सिद्धांतों को व्यापक रूप देने का निश्चय भी किया ताकि इन्हें सहकारिता के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा सके। इसके लिए वर्ष 1937 में संघ ने एक विशेष समिति गठित की। इस समिति ने सहकारी सिद्धांतों को 2 भागों में बांट करके और इस प्रकार से बताया, जैसे इसमें 2 भाग है। एक है सारभूत अथवा अनिवार्य सिद्धांत, दूसरा ऐच्छिक अथवा अनावश्यक सिद्धांत। सारभूत अथवा अनिवार्य सिद्धांतों में नंबर 1 है जैसे खुली सदस्यता, नंबर 2 प्रजातांत्रिक नियंत्रण, नंबर 3 क्रय पर लाभांश, नंबर 4 पूंजी पर सीमित ब्याज। दूसरा ऐच्छिक अथवा अनावश्यक सिद्धांत में क्या है? नंबर 1 धार्मिक एवं राजनीतिक तटस्थता, नंबर 2 नकद बिक्री, नंबर 3 शिक्षा का प्रसार। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ ICA ने समिति के सुझावों को स्वीकार करते हुए इन सिद्धांतों को संघ पर लागू किया, लेकिन अनेक क्षेत्रों में सिद्धांतों के इस बंटवारे को अस्वीकार किया गया। इन सिद्धांतों को इतने संक्षिप्त रूप से व्यक्त किया गया था जिससे इनका भाव समझने में कठिनाई आती थी। अतः अनेक देशों ने अपनी सुविधानुसार इनमें परिवर्तन करना शुरू किया और परिवर्तन किए हुए सिद्धांतों को अपनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के अनेक देशों ने राजनीतिक व एवं सामाजिक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के बाद सहकारिता का महत्व और भी बढ़ गया, लेकिन सहकारिता का बढ़ता हुआ आकार इसकी प्रबंध व्यवस्था के लिए चुनौती बनता चला गया। अतः सहकारी क्षेत्र में अनेक नए गुणात्मक एवं संख्यात्मक परिवर्तन होने लगे। विकसित देशों ने इस व्यवस्था को प्रगति का आधार माना, जबकि विकासशील देशों ने इसे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार भी किया। अनेक विद्वानों व अर्थशास्त्रियों ने सहकारी व्यवस्था को स्वीकार करने पर जोर दिया। इन सब के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता का निश्चित व समन्वित स्वरूप दृष्टिगोचर भी होने लगा। विश्व के सहकारों ने यह आवाज़ उठाई कि सहकारी सिद्धांतों को सही से स्पष्टीकरण किया जाए, जिससे यह ज्ञात हो सके कि कौन से सिद्धांत आवश्यक हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाए तथा कौन से सिद्धांत अनावश्यक हैं जिनमें समय एवं परिस्थितियों परिवर्तन व संशोधन हो सके तथा कौन से सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें छोड़ा जा सकता है। यह सब इसलिए अनावश्यक था ताकि विश्व में सहकारी सिद्धांतों में एकरूपता हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 1963 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ ICA ने एक आयोग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष स्वर्गीय प्रोफेसर D.G. कर्वे को बनाया गया था। इस आयोग ने वर्ष 1966 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में सभी विद्वानों के समान महत्व को स्वीकार करते हुए आवश्यक एवं अनावश्यक सिद्धांतों का अंतर स्पष्ट किया गया। इसमें सभी सिद्धांतों का व्यापक व स्पष्ट विश्लेषण भी किया गया। तो ये थे हमारे सहकारिता का इतिहास के बारे में। धन्यवाद।